हेलो बच्चों, आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, अपन ने उस दिन बताया था क्या क्या बताया था अपन ने बताया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी। क्या है? प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो लिखो प्रोटॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना? नहीं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर क्या है, इसको क्या है, एनोड रे और कैनाल रे भी कहते हैं। कैनाल रे कोई अलग नहीं है, कैनाल रे भी आपकी वही है ना? कैनाल रे भी आपकी वही है। और एंट्रोनिक और पॉजिटिव रे, 3 वर्ड इसके लिए बनाए जाते हैं कि पॉजिटिव रे मतलब प्रोटॉन से माना गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, डायग्राम मैंने करा दिया था। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये बताऊं कि इसके अंदर क्या है पॉजिटिव रे में, कि जैसे कोई भी एक अपने वो लिया वैक्यूम की, तो ये बैटरी में लगी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी ये एक जो जगह है, ये एक एनोड है, एक कैथोड है। एक एनोड है और कैथोड है। ये वाला क्या है, ये एनोड है, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। अब इसमें गैसेस भरी हुई है। तो गैसेस में क्या होता है, गैस में आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन से क्या होगा कि ये आयनाइज हो जाएंगे। मतलब आयनाइज का मतलब प्लस और माइनस होना। तो आयनाइज तो हमारा ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो ये इसका जो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं ई माइनस ई माइनस ई माइनस, और आपका प्लस 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 आपका इधर जाएगा। तो ये आपका, तो ये वाला ये परफोरेटेड चित्र है, नहीं बताया एनोड रे कैथोड। तो इसका जो गैसेस का मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, जो आयनाइज होगा, तो आयनाइज से ये नेगेटिव पार्ट हमारी एनोड की तरफ जाएगा और ये हमारी कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड की तरफ जा रहा है, उसको पॉजिटिव रे कहेंगे। कैथोड रे की तरह उसको पॉजिटिव रे कहेंगे, है नहीं? तो ये आपका, और इसको क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट होता है, क्या करता है, ये पार्टिकल्स क्या एक्सेलरेट होते हैं। ये आपकी मतलब पॉजिटिव रे की ये डिस्कवरी का कंसेप्ट है। पॉजिटिव रे इस तरीके से माना गया। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, है ना? क्योंकि जैसे आप में इसमें क्या होगा, आयनाइज होता है। तो आयनाइज में मॉलिक्यूल हमारा प्लस और माइनस हो जाता है। तो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट इधर जाता है। पॉजिटिव रे को एक चिन्ह में, पॉजिटिव रे को ही एक चिन्ह में अपन क्या कहते हैं, कैनाल रे भी कहेंगे, एनोड रे से भी कह सकते हैं, है ना? कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैनाल रे एनोड रे की प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ द, पहला केस है, पहला केस देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, in presence of the electrical and magnetic field which move toward the negative plate in या साउथ पोल कहेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा या साउथ पोल की तरफ जाएगा। ये माने पहली प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी गैसेस इन प्रेजेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो, जैसे उसमें हमने बताया कि अपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, एनोड के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अगर प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रे है विच मूव टुवर्ड दी क्या, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है नहीं? और इसका मतलब ये पॉजिटिव रे है। इसका मतलब क्या है, ये पहले पॉजिटिव रे का कारण बता दिया, विच मूव टुवर्ड क्या, नेगेटिव प्लेट या साउथ की तरफ रहेगी, एंड साउथ की तरफ रहेगी, पहली प्लेट है। और इसलिए इसको पॉजिटिव रे का कारण, इसलिए इसको पॉजिटिव रे कहा गया। ओके, दूसरी बात, हम दूसरा प्रॉपर्टी नंबर क्या है, इसका जो चार्ज है,
इज डिपेंड ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा एक थोड़ा सा मैं आपको एक बार मैं थोड़ा सा सॉरी, मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर एटम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये बोल दिया था कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, जो अपना मॉडल था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, है ना, उसमें गैसेस नहीं थी, गैस लो प्रेशर था और वैक्यूम का मतलब है वैक्यूमल प्रेशर कम होना, लेकिन गैसेस था उसमें, हाइड्रोजन गैसेस तो एक ही थी, हाइड्रोजन वगैरह गैस थी, कोई लाइट गैस थी उसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा मेरे बोलने से मेरे मुंह से गलत निकल गया था, तो इसको मतलब उसको भी सुधार कर लीजिए कि जो हमने कि इसका लो प्रेशर जो बताया था उसमें लेक्चर नंबर 2 में, उसमें क्या प्रेशर लो था 10⁻⁻2 से 10⁻³ ATM के बीच में, पोटेंशियल कितना था 1000 से लेकर के 10,000 के वोल्ट के बीच में था। तो उसमें मतलब गैसेस थी, गैस में गैस में हाइड्रोजन वगैरह कोई भी गैस लाइट गैस हो सकती थी, है ना। ये इसका मतलब हमने ये गलत बोल दिया था कि उसमें गैस नहीं हो। ओके, ये हमने थोड़ा सा तो करेक्शन करा दिया, थोड़ा सा मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कहते हैं, इसमें देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें सुन लीजिए प्रॉपर्टी कि चार्ज डिपेंड ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज। इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा, चार्ज डिपेंड ऑन दी, चार्ज डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, चार्ज डिपेंड ऑन द एयर, मतलब क्या कहते हैं गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपका माना, ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है ना। मतलब इसका कि जो इसमें तीसरा पॉइंट है EM अपॉन नॉट कांस्टेंट। जैसे अपन ने बताया EM पर कांस्टेंट था, जो अपने ये जो थॉमसन ने बताया EM की वैल्यू एक थी 1.76 थी, है ना। यहाँ पर EM की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी आप लिखिए देयर EM वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, देयर EM वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या क्या आपने उसमें जो उसकी जो उसमें जो चार्ज होगा ये अपॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी उस पर डिपेंड करती है। ये आपकी बता, ठीक है। तीसरा, तो इसमें आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं EM की वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, EM की वैल्यू किसकी जाती है। तो याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखें, इस सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की, इसके बाद में हीलियम की, है ना, इसके बाद में नाइट्रोजन की और प्लूटो, याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा EM की वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, E अपॉन M। तो मास इसका कम होगा, लेकिन मास जब कम होगा चार्ज वाले सेम हो तो, लेकिन तो इसमें ये ऑर्डर को अपना मेंटेन करते हैं। तो इसमें ये आपका E अपॉन वैल्यू इसमें कांस्टेंट नहीं, तो आपका E है। ये आपकी कौन सा है, ये मैंने आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ये डिस्कवरी आपका बताया। अब आगे हम चलते हैं, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट चीज हम क्या बताते थे, ये थोड़ा सा याद करना, रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ये डाटा भी याद कर लेना। सॉरी देखो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻13 मीटर होती है, 10 की पावर माइनस हमारा 13 सेंटीमीटर, कितना होता है, सेंटीमीटर होती है, 10 की पावर माइनस 13 इसकी सेंटीमीटर होती है ना। इसका मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी याद कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन भी कितना होता है आपका 1.6, चार्ज तो हमारा वही होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ये मास ऑफ द प्रोटॉन है। और आपकी नहीं, और आपका मास कितना हो गया, मास है 1.0075, इसका मास कितना है, मास ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू कितना है, ये हमारा है 1.0
1.0075 AM, 1.0075 AM इसका होता है। तो डाटा आपको याद रखने वाला है ना, याद रख लेगा। अब अगली जो बात है वो हम बताते हैं। अगला कौन सा है कि डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। अगला पॉइंट क्या है? डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या माना गया कि जैसे आपने देखा होगा एक हमारी बेरिलियम की फॉइल होती थी, बेरिलियम की फॉइल क्या किसकी होती? बेरिलियम की फॉइल। उस पर अल्फा के अपन स्कैटरिंग करते हैं, अल्फा डालते हैं, अल्फा बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल, तो इसमें न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियस फॉर्म, नया न्यूक्लियस बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा न्यूट्रॉन, मतलब इसका मतलब कि नई, अगर नया न्यूक्लियस बनता है इसका मतलब इस पर न्यूट्रॉन की चीज़ होती है। क्या न्यूट्रॉन चीज़ होती है, यही आपका इसका डिस्कवरी क्या है? जेम्स चैडविक। नाम क्या है? क्या लिखो? जेम्स चैडविक। याद थोड़ा रखना है आपको, ये रखना है आपका, क्यों? चैडविक का नाम है, इसका नाम क्या है? चैडविक, बाई चैडविक, CHA बाई चैडविक। चैडविक इसकी डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं। तो जैसे आपने इसको क्या किया, हमने कहा बेरिलियम, बेरिलियम का वो 4 होता है और ये 9 होता है ना। एटॉमिक बिट 9 है मालूम, और बेरिलियम में अब उन्होंने क्या किया? अल्फा की स्कैटरिंग कराई। अल्फा की स्कैटरिंग, अल्फा कितना होता है आपका? He 2 से 4, कितना होता है? ये 2 से 4 होता है। तो हमारा कितना निकलेगा? ये मेरा हो जाएगा 6 और 12, 6 12। तो 9 3 ये हो गया। अब 9 3 हमारा ये तो पूरा 6 हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन बचेगा। तो कितना है? न्यूट्रॉन 0 1। ये न्यूट्रॉन आपका मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, यहाँ पर न्यूट्रॉन डिस्कवरी, ये रिएक्शन है। मतलब आपने क्या बोला कि बेरिलियम की फॉइल है, अल्फा की अपने बम्बार्डी करी, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया? हमारा एक न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। तो नया न्यूक्लियस बन रहा है, तो नया न्यूक्लियस बन रहा है, तो इससे हमारा न्यूट्रॉन आपकी मतलब ये रिएक्शन आपको मैंने बता दिया। अब इसका मास लिखिए, पहले आप इसका मास लिखिए न्यूट्रॉन्स का, याद रखना है ये चीज है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.67 49 इंटू 10 की पावर -27 की, -27 केजी है ना। और ग्राम में देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी ग्राम में करोगे तो 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होगा, है ना। और इसकी जो अगर एएमयू में देखोगे, इसका मास अगर एएमयू में देखोगे तो कितना है? 1.0089 AMU होता है। अपन ने पिछले लेक्चर में उसमें क्या बताया था अपन ने? अभी अपन ने बताया था उसका जो मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 19 सॉरी वो 40 नहीं था, गलत बोल गया था। 1.6 इंटू 1019 ये हमारा क्या है? इसका मास है ना। और इसको है नहीं या 1.6 इंटू 27 kg होता था। तो ये अपन को मैंने लिखा दिया था। ओके, अब बात करते हैं, ये तो मैंने यहाँ पर आपकी क्या बता दी, ये आपकी मैंने जो बताया है जिनमें मैंने इसको बता दिया। अब मास ऑफ द, एक लिखिए, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन। मास ऑफ द न्यूट्रॉन हेवियर देन प्रोटॉन। ऐसा क्यों होता है? देखो एक बात बताऊं, एक आपको बताऊं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने एक याकुबा, एक जापानी साइंटिस्ट थे, याकुबा एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक बड़ी अटपटी चीज़ है
कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होते हैं। म्यूजर एक पार्टिकल होते हैं, इसके द्वारा एक में क्या न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। नहीं तो प्रोटॉन पॉजिटिव है तो वैसे देखो, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो मास तो उसका कम ही होगा, तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा, इसलिए मास ऑफ द न्यूट्रॉन हैवियर देन प्रोटॉन, हैवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारी आपकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेशियो ई अपॉन एक क्वेश्चन है, ई अपॉन एम का करेक्ट ऑर्डर का रेशियो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर रेशियो ऑफ ई अपॉन एम, ई अपॉन एम का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहले हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और एक हमारा न्यूट्रॉन्स है और ये अल्फा पार्टिकल। चार पार्टिकल हम जान चुके भाई, चार पार्टिकल आप जान चुके कि जान चुके। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, तो इसमें ई अपॉन एम किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो हम कैसे निकालें क्वेश्चन को, हमने पहले इस पर देखिए चार्ज निकालना है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1.6, ये बराबर ही होता है। 1 यूनिट जो भी यूनिट हो, ए भी 1 यूनिट है और ये भी, और ये कितना है, इस पर 0 है, इस पर आपका 0 है। अल्फा का कितना है, अल्फा का हमारा 2 यूनिट है। ओके, अब मास क्या है इसका, मास क्या है, मास इसका कितना है 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 1835 18 साहब कितना 1837 होता है ना, 35 मान लीजिए 1835 टाइम्स, और इसका मास कितना, इसका 1 है और इसका भी लगभग वही है, और इसका कितना है, इसका लगभग आपका 4 है, 4 है। तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यूज आती है, तो वैल्यूज जो आएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, है ना। और फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, फिर हमारा प्रोटॉन आएगा, फिर हमारा कौन सा आएगा, फिर हमारा अल्फा आएगा, फिर हमारा ये है हमारा ऑर्डर। ठीक है, ई अपॉन एन का वैल्यू का ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये पूछ सकते हैं, ये आपको बता दें। अब हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल। क्या हुआ, मैंने आपको बताया था क्रॉनिकल ऑर्डर में बोला था, क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या बोला था, क्रॉनिकल ऑर्डर में मैंने बोला था कि पहले डाल्टन का नाम आता है और डाल्टन के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी के बाद में फिर क्या होता है, आपका थॉमसन मॉडल का जन्म हुआ। तो थॉमसन मॉडल आता है, तो थॉमसन मॉडल में प्लम पडिंग मॉडल क्या होता है, तो यहाँ देखिए थॉमसन मॉडल क्या होता है, थॉमसन मॉडल, क्या बोलिए, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। क्या, प्लम, PLU, प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल। क्या हुआ, प्लम पडिंग मॉडल हुआ। तो प्लम पडिंग मॉडल हुआ, तो प्लम पडिंग मॉडल में आपका, आपने देखो मोतीचूर के लड्डू ना, मोतीचूर के लड्डू, तो इसमें क्योंकि उस समय क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन से डिस्कवर हुआ नहीं था उस समय पहले टाइम में, नहीं। तो जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरीके से माना गया। तो प्लम पडिंग मॉडल में क्या गया, मोतीचूर के लड्डू, हिंदी में कहते हैं मोतीचूर के लड्डू, आपने कभी खाए होंगे, खाए कभी मोतीचूर के लड्डू। अरे मैंने बताया था कि चलो उसको मान लो, तरबूज मान लो, तरबूज से, तरबूज में क्या होता है, काले बीज होते हैं और रेड हमारा गूदा होता है, जानते हैं, रूडा गूदा राद, जिसको अपन खाते पीते हैं, है नहीं, जिसको अपन मिक्सी में डाल करके पीते हैं, है ना, वो हमारा प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है,
मतलब काले भी इसके इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से कंपेयर करके ये थॉमसन मॉडल माना गया, ये थॉमसन मॉडल हो गया। तो मतलब इसमें क्योंकि इसमें आपके इस समय आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब हमारा इसकी क्योंकि जब हमारा न्यूक्लियस के बारे में इसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। किसकी होती है? रदरफोर्ड मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या। इसके बाद ये प्लम-पडिंग मॉडल और ये थॉमसन मॉडल हमने बताया, प्लम-पडिंग मॉडल है, ये थॉमसन बताया। इसके बाद में आता है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आता है। अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या है? रदरफोर्ड मॉडल में एक आ गया, आपने देखा होगा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे ये डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बनाइए, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर एक तो हमारा क्या था कि भाई ठीक है, और ऐसे भी जा सकते। तो पहले ये क्या है, ये हमारा रेडियो एक्टिव है कोई रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव क्या है? कोई भी रेडिएट सब्सटेंस हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो यहाँ से ये आपका ये अपना जा रहा है, रे जा रही है। तो रे जा रही है, यहाँ पर एक थोड़ा सा पतला छेद है और सीधे यहाँ पर आ गए ऐसे, बस शार्प रेस हो गई। जब इसके से निकली तो इसके बाद में क्या है, ये स्कैटरिंग भी होता है। तो स्कैटरिंग डिफरेंट एंगल से मतलब जाना, मतलब ये डिफरेंट एंगल से क्यों टकराने के इस जगह में टकराता हो तो स्कैटरिंग होती है। तो स्कैटरिंग से नुकीली चीज़ से कोई टकराती है तो स्कैटरिंग होती है, नुकीली चीज़ से टकराती है तो हमारी क्या, कोई स्कैटरिंग होती है। तो इसमें आपको देखिए ये इसमें क्या कहा कि ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमारा कितना है, ये आपकी ये अब यहाँ पर आपकी ये न्यूक्लियस ऑफ एच आयन, ये क्या है, यहाँ पर कितना है, ये है, इसको अपन ये बताया न्यूक्लियस ऑफ दी प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन है नहीं H2+, कितना He2+। ये अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल आपका ये माना गया। अब क्या हुआ, तो यहाँ से आपकी तो ये आपको ये देख रहा है, ये रे हमारी चारों तरफ से जा रहा है। तो इसमें देखोगे कि न्यूक्लियस जैसे ये कोई चीज़ ऐसी गोल चीज़ मान लो, है ना, ये कोई गोल चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेस ऐसे आ रही थी, तो कुछ रे हमारी ऐसी आई है नहीं, और कुछ रे हमारी ऐसे करके चली गई हैं, कुछ हमारी ऐसे करके ऐसे चली गई नहीं, और कुछ हमारी लौट के भी आ गई, इस तरीके से होगा। तो क्या जैसे कोई गोल चीज़ है तो क्या होगा, मतलब इसमें क्या है बेसिकली, इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी कराना। तो उन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फा को स्कैटरिंग कराया। तो अल्फा को स्कैटरिंग कराया तो ये फॉइल के अंदर है ना, तो ये हमारा इसमें हुआ क्या कि ये हमारी कुछ पार्ट एक्चुअल में कुछ रे हमारी ऐसे करके निकल गई, और कुछ रे हमारी टकरा के लौट के भी आई, और कुछ हमारी एक्यूट एंगल से स्कैटर हुई, लेस देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से हुई, और कुछ हमारी 180 डिग्री से भी आई, है ना, और कुछ हमारी लौट के आ गई, कुछ उसमें से चली गई।
तो ये क्या बताता है, मतलब कहने का मतलब जब अल्फा रे आ रही है तो इस फॉइल में कोई भी एक सॉलिड पार्ट होगा, इस फॉइल में आपकी, है ना, ये आपकी क्या होगा, सॉलिड, कोई सॉलिड पार्ट होगा, कोई हमारा सॉलिड पार्ट होगा। तो सॉलिड पार्ट होगा, तो सॉलिड पार्ट ये है, तो सॉलिड जगह की वजह से आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मानी गई है। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या होगा, आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं कोई सॉलिड जगह है, कोई, है ना, कोई सॉलिड जगह है, उस सॉलिड जगह में से कोई चीज़ टकरा के तो लौट के आ रही होगी, तो टकरा के लौट के आ रही, मतलब कह रही है उसके अंदर एक कि हमारा डेंस पार्ट है और डेंस पार्ट को ही न्यूक्लियस कहा गया। ये इनकी डिस्कवरी है। तो मतलब कहने का मतलब ये आपका जो रदरफोर्ड मॉडल में, रदरफोर्ड के मतलब रदरफोर्ड का जब कभी, क्योंकि इसके पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा स्केलेटन वाला जो कंसेप्ट है वो आपको जानने की जरूरत है, तो इसलिए हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो अपन क्या देखिए पहले, अब एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले क्या है, आपका डाल्टन थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हुई, है ना, तो अपना थॉमसन मॉडल आया। अब थॉमसन मॉडल जब आया, है ना, तो इसके बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी आई तो रदरफोर्ड मॉडल आया। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको जानने की, ये वाला पॉइंट अपना फिर खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी मैंने बताया कि यहाँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी है तो रदरफोर्ड मॉडल का जन्म हो जाता है। तो रदरफोर्ड मॉडल अपना आज यूज कर देते हैं, तो अपना टॉपिक अपना यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। बेटा क्या होता है बेटा स्टूडेंटों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी क्या जगह, मतलब थ्योरेटिकल जगह है नहीं, और थ्योरेटिकल भले ही पढ़े, लॉजिकली भी पढ़े कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, चीज़ें दिख रही हैं, फिजिकली परसेप्टेंस होता है, क्योंकि उसी को जब तक जानोगे तब माइंड अपना कॉन्टेक्ट इंटैक्ट करेगा, माइंड जब इंटैक्ट करेगा चीज़ों को समझ में आएंगी। एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का ही नज़रिया है नहीं, फिजिकल, क्योंकि फिजिकल नज़रिया है, तो फिजिकल नज़रिए से दुनिया को पहचानने का, ह्यूमन फिजिकल नज़रिए से पहचानता है। इसलिए अपन एग्जाम्पल जो लेते हैं, आज बताइए अपन ईश्वर को कैसे मानते हैं, ईश्वर को अपने शिव जी की अपन एक मूर्ति बना देते हैं, तो फिजिकली एक्सेप्टेंस है वो आपके अंदर, वो एक मतलब एक मूर्ति का रूप है, इससे आपको भगवान को मानते हैं, है नहीं। तो ऐसे ही एक्चुअली में फिजिकल एक्सेप्टेंस, ह्यूमन जब तक किसी चीज़ को एपियर नहीं कर सकता है, जब तक उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस नहीं आए, तो ये फिजिकल अपीयरेंस को आप फील करिए, यही आपकी फिजिक्स का रोल होता है, यही आपकी केमिस्ट्री का रोल होता है, फिजिकल पार्ट में यही आपका रोल होता है। तो मैं आपको फिजिकली अपीयरेंस, मतलब सब्जेक्ट पढ़िए अपीयरेंस से, आपका अपीयरेंस बेटर होगा तो स्पीड इज नथिंग, स्पीड तो वर्क करिए, हम जैसे हम क्वेश्चन बैंक देंगे, है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन बैंक तो वर्क तो अपने आप आ जाएगा, और वर्क क्वालिटी ये नहीं करिए कि आपको दिख रहा हूँ मैं कि लोअर टाइप के, आप जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की आपका जो उसका स्टैंडर्ड बहुत बिलो स्टैंडर्ड है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए, आप सोच रहे हैं मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरीके से क्या है, एक आईआईटी का एक लेवल है ना, उस लेवल को पहचान के ही आपको काम करना है। इसलिए स्टैंडर्ड वर्क करें, है ना, मतलब वर्क करें, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें, तो वही आपके एक आईआईटी के लिए फायदेमंद होती है ना। हल्का ही नहीं करें, सब कुछ करें, ये हमारी। तो मैंने ये चीज़ बता दी। तो एक आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट इफेक्ट दी वैल्यू अल्फा, सॉरी, एक आपको एक क्वेश्चन है, सुन लीजिए, व्हाट इज हैपन एजी फॉल विल बी यूज। तो एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन एजी फॉल विल बी यूज, एजी सिल्वर की फॉल यूज करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसका कम रिफ्लेक्शन होता है, कम रिफ्लेक्शन होता है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है। तो ये हमने आपको रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा एक इसके रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट क्या है रदरफोर्ड के, आपको रिजल्ट और लिखना है। तो देखिए पहला लिखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 90 to 93%, है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 90 to 93% पासिंग इन स्ट्रेट लाइन। देखिए हमने बताया कि यहाँ से कोई अल्फा स्केलेटन जा रहा है, तो क्या है कि 92 से 93% स्ट्रेट लाइन में चलता है। जो अल्फा पार्टिकल जो मूव करता है वो 92 से 93% कैसा करता है, स्ट्रेट लाइन मूव करता है। पहला इफेक्ट ये। अब इसके बाद नहीं,
और इसके बाद में फ्यू पार्टिकल डिफ्रैक्टेड विद द सम एंगल। दूसरा पॉइंट लिखिए, वेरी फ्यू पार्टिकल गेट डिफ्रैक्टेड विद सम एंगल। मतलब कुछ पार्टिकल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से, कुछ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से, मतलब कह देगा कोई पार्टिकल जैसे ऐसे गए ना, ऐसे गए, ऐसे करके ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, तो ऐसे चले गए क्या हुआ, एंगल कितना है ये, एक हमारा थीटा होगा, ये हमारा 90 डिग्री से कम होगा। तो कुछ पार्टिकल हमारे 90 डिग्री से कम होने से भी चलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, ये पहला पॉइंट हमने बता दिया स्ट्रेट लाइन मूव करता है ना, और एक्यूट एंगल से बता दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका कि वेरी फ्यू पार्टिकल आउट ऑफ दी, मतलब आउट ऑफ दी 20,000। तो लिखिए आप वेरी फ्यू पार्टिकल, डायरेक्ट मेरे को 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 गेट रिफ्लेक्टेड बैक, गेट रिफ्लेक्टेड बैक एट कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री से, मतलब कुछ पार्टिकल आपके 180 डिग्री से लौट के आएंगे। बहुत भी पार्टिकल, कितने पार्टिकल कि 20,000 पार्टिकल में से, कितने 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ही आपका रिटर्न होके आता है। ये इनका आपका फंडामेंटल 3 है। 3 इसके पॉइंट आपको मैंने बता दिए। तो क्या है, आपको क्या याद करना है, आपको क्या याद करना है कि कुछ हमारे स्ट्रेट लाइन से आते हैं और कुछ हमारे डिफ्लेक्ट करके चले जाते हैं और कुछ हमारे रिटर्न होके भी आ जाते हैं। ये इनका फंडामेंटल चीज है, मैंने बता दिया। अब इसका कॉन्क्लूजन देखो, तो कॉन्क्लूजन क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मतलब एटम का बहुत सारा स्पेस हमारा खाली है, ये इसमें माना गया। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज द एम्प्टी, ये माना गया एक्चुअल में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कंसंट्रेट, मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कंसंट्रेट एट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इज न्यूक्लियस। तो क्या लिखा, होल मास ऑफ, होल मास है ना, और चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेट एट दी, किस पर, न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस वेरी स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्मॉल कंपेयर टू दी, कंपेयर टू इट 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर दी वॉल्यूम द न्यूक्लियस इन द नेगेटिव। ये आपका मतलब, तो क्या है, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, स्मॉल कंपेयर टू दी, कंपेयर टू इट 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर एंड न्यूक्लियस नेग्लिजिबल है ना। तो ये आपका मान लिया। अब आप बात करते हैं अगला पॉइंट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर। इसमें जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक, किसका होता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ होता है। इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस। अगला लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट रहता है, ये आपने बताया। ठीक, अब एक नोट लिखिए, एक नोट लिखना भी जरूरी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, नहीं, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दी ओवर द हैवी मेटल, तो लिखिए, सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज होती है नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो हमारा इस पर एक्सरे का वो आता है। एक्सरे मतलब क्रॉम्पटन इफेक्ट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हैवी पार्टिकल से टकराता है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होते से एनर्जी के फॉर्म में एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका इसको क्या, क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट में वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ये क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट समझिए कि क्या होता है, जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि अल्फा, जैसे अपन ने क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपन ने
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अपने किसी मेटल पर टकराया, तो टकराएगा तो टकराया, इस पर एनर्जी तो हुई, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी अदर फॉर्म में एनर्जी चली जाएगी, तो हमारा वो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। क्या एक्सरे प्रोड्यूस होती है, तो उसकी क्योंकि हमारी जब टकराई थी तब उसकी वेवलेंथ अलग थी, टकराने के बाद में वेवलेंथ अलग हो गई है, तो इसलिए इस वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये वर्ड लिखिए, क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है, सुन लीजिए, मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विच कोलाइड ऑन दी मेटल, है ना, तो मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी लूज इन फॉर्म ऑफ द एक्सरे, है ना, और विच, तो एक्सरे आती है तो इसकी जो हमारी एनर्जी चेंज हो रही है ना, या इसकी जो वेवलेंथ चेंज हो रही है, उसको अपन क्या क्रॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पर हमने कहाँ तक बता दिया, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लीजिए, है ना, कि पहली किसका नाम आता है? डाल्टन का नाम आता है। पहले किसका नाम आता है? डाल्टन का। डाल्टन का नाम आता है। डाल्टन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी आती है। इसके बाद में किसका आता है? थॉमसन मॉडल आता है। थॉमसन मॉडल आता है ना। फिर हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। कितना होता है? थॉमसन मॉडल आता है। थॉमसन मॉडल के बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। क्या? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है ना? नहीं, सॉरी, थॉमसन मॉडल के बाद मैं गलत बोल रहा हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो क्या, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने से के बाद में आपका कौन सा आता है? रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड मॉडल आता है क्योंकि आपको तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में ही आपका न्यूक्लियस में इंक्लूड करता है कि उसमें भी अपने अल्फा पार्टिकल को कितना बेरिलियम फॉइल में अपने टकराया था, तो उससे हमारा न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुआ था। तो इसी के अंदर ये यहाँ तक अपने बता दिया। रदरफोर्ड मॉडल तक अपना हो गया। और रदरफोर्ड मॉडल में मैंने चीज़ें बता दी कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसके डीमेरिट्स क्या आएंगे, इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे और ड्रॉबैक क्या रहेंगे, है नहीं, इसके ड्रॉबैक कहेंगे। तो मैंने आज बेसिकली यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब रदरफोर्ड मॉडल को फर्दर हम थोड़े से आगे ले जाएंगे, है नहीं, और इसके बाद में आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे आइसोटॉप, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये सबको डिस्क्राइब कराएंगे और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे प्लैंक बताएंगे। प्लैंक के बाद में बोर मॉडल आएगा। बोर मॉडल के बारे में आगे चलता जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा आपने का पढ़ा हुआ है, इसलिए बच्चों इसमें आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे ये हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो अपन को डाल्टन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ये सब मतलब मालूम हो रही है। और इसके बाद थॉमसन मॉडल क्या होता है, प्लम-पटिंग मॉडल बताया था, है ना, मोतीचूर के लड्डू, और तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, है ना, रदरफोर्ड मॉडल में। तो न्यूक्लियस की रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद क्या हुआ था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। इसमें अल्फा स्कैटरिंग कराया गया था। इसमें क्या अल्फा स्कैटरिंग कराया था, है ना, किसमें गोल्ड फॉइल के अंदर। तो इसमें हमारी आपका न्यूक्लियस का पता चला कि कोई सॉलिड चीज़ है गोल्ड के अंदर, कोई न्यूक्लियस की हमारी सॉलिड चीज़ है, उसको न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस के बाद में आपका रदरफोर्ड अपना मॉडल देते हैं। तो रदरफोर्ड में ये बोला गया कि भाई कि ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है यहाँ तक, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा था। यहाँ पर इनका ये रदरफोर्ड मॉडल का हो जाता है। लेकिन आगे अपन इसके ड्रॉबैक भी बताएंगे। ड्रॉबैक में क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसकी एनर्जी इमिट करती है। तो एनर्जी इमिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। तो फिर न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता है, इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में आपका एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा आज के लिए अपना इतना ही बेटर है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, है ना। फिर हम जो पढ़ाएंगे
क्योंकि ये इसकी क्योंकि आप थोड़ा कनेक्ट हो जाइए, पहले टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए, फिर आप जो पढ़ाएं कि हमारा जो मेन फोकस टॉपिक्स है जैसे मोल कंसेप्ट, वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको पढ़िए। IIT में आप पढ़ोगे मोल कंसेप्ट क्या होता है वो आपको समझा देगा कि पूरा न्यूमेरिकल फिजिक्स आप समझ सकते हो। तो बेटा आज मेरा यही है, आज मेरा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट, ठीक है, बाय। ओके बेटा।